सवाल का जवाब तो बेबाकी से देना पड़ेगा। आप ये मत सोचें कि अपने देश का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई कमी हो तो ना बताएं। जो कमियां, अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो उसे भी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, कमियां नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा अपना नजरिया जैसे है। मेरा कहना नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। हम जो मंजिल के नाम से एक एपिसोड शुरू किया हमने, उसका आज 5वां एपिसोड है और 5वें एपिसोड में हमने आज जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो मंजिल तक पहुंचा नहीं है और मुसाफिर है, और उस मुसाफिर का नाम है फ़हीम गिरहस्त। फ़हीम गिरहस्त उज़ैर गिरहस्त साहब के बेटे हैं। बाकी इनके बारे में तारुफ इन्हीं से लिया जाएगा और इन्हीं से पहले पूछते हैं। तो फ़हीम साहब, आपकी बात में आपका बहुत इस्तकबाल है और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपकी शुरुआती तालीम जो है वो कहां से हुई और कैसे यहां तक पहुंचे हैं। फ़हीम साहब के बारे में जो आज यहां जो ज़रूरत महसूस हुई है वो इसलिए हुई है कि आप शिकागो तक जाके ट्रेनिंग ले चुके हैं। बाकी बातें मैं चाहता हूँ फ़हीम साहब खुद अपनी ज़ुबान से बताएं। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने मुझे अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का और मौका दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी शुरू की तालीम जो है वो यही मऊ से ही हुई है। मेरी प्राइमरी 5वीं तक मैंने मॉडर्न पब्लिक स्कूल से पढ़ा। अच्छा। फिर उसके बाद नैनीताल और सनबीम में पढ़ा मैंने, सनबीम जो भगवानपुर में है। अच्छा, बनारस में? बनारस में, जी जी, वहाँ से मैंने अपना पढ़ाई की। मैं मैथ्स स्ट्रीम से था, साइंस में। अच्छा अच्छा। जी जी। फिर उसके बाद मेरा इलाहाबाद से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। मेरा बीए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। सो फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। वहाँ से मैंने एमए इन सोशल वर्क, जिसको बहुत से लोग एमएसडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तो एक बहुत बड़ा इदारा है। जी जी। वहाँ से आपने एमएसडब्ल्यू किया, तो वहाँ दाखिला कैसे मिला? जी, वहाँ पे दाखिला मिलने का मास्टर्स में, ये एक मास्टर्स के कोर्स के लिए कॉलेज है। हाँ। तो वहाँ पे दाखिले का जो प्रोसीजर होता है कि उनका एप्लीकेशन जब लेते हैं तो वो 2 स्टेप में वहाँ पे एडमिशन मिलता है। पहला होता है कि एक रिटन टेस्ट होता है जो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरे स्टेप में आपका इंटरव्यू होता है। फिर उन दोनों को मिला के आपका फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनती है जिससे एडमिशन मिलता है। ठीक बात। तो एक चीज़ इसमें थोड़ा सा टेक्निकल ये है कि जो पहला ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो सेक्शन में होता है कि जनरल स्टडीज़ होता है आपका, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, इंग्लिश की जानकारी कितने हैं कैंडिडेट को, उस पर टेस्ट होता है। जनरल नॉलेज पे टेस्ट होता है और आपका लॉजिकल रीजनिंग। मोटा तौर पे समझे तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होता है, उससे ये लेवल थोड़ा कम होता है। पैटर्न वही होता है, उसी तरीके से मार्किंग पैटर्न अलग होता है पर जो सिलेबस लगभग होता है वो वही होता है। तो ये आजकल तो इंजीनियरिंग का और मेडिकल का क्रेज ज़्यादा है। जी जी। तो आपको सोशल वर्क वाली फील्ड में जाने का कैसा शौक हुआ? अब सोशल वर्क में जाने का, इसमें मेरे अब्बू ने बहुत गाइड किया कि कैसे, चूँकि मैं भी साइंस से ही था। मैथ्स मेरे 12th जो है वो मैथ्स से ही हुई। अच्छा। पर चूँकि मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए तो वहाँ पे अब्बू ने मुझको बताया कि अब अच्छे मैथ्स में नंबर नहीं है तो इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग में वही था कि इंजीनियरिंग करना है और मैंने भी यही सोच रखा था। पर चूँकि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है तो मुझे उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिला। तो वहाँ पे अब्बू ने गाइड किया कि इंजीनियरिंग के अलावा कुछ देखो। तो मुझे थोड़ा सा लिखने का और फिल्म मेकिंग वगैरह का इनका शौक था, फोटोग्राफी का। जी, वेरी गुड। तो मैंने जर्नलिज्म चुना। जी, तो जर्नलिज्म में वहाँ पे मैंने इलाहाबाद से जर्नलिज्म किया कि जर्नलिज्म में आपका फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, फोटोग्राफी सिखाते हैं। ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है दोनों में? मास कम्युनिकेशन में आप देखिए, जर्नलिज्म में प्योर आ जाती है पत्रकारिता, जो आप पत्रकारिता करते हैं न्यूज़ के लिए। ठीक बात है। और मास कम्युनिकेशन में आ जाता है कि आप इंफॉर्मेशन को मासेस तक कैसे पहुंचाते हैं। अच्छा, चाहे वो फिल्म आ जाती है, वो फोटोग्राफी आ जाती है, राइटिंग कॉलम्स आ जाते हैं, तो अलग तरीके से तो ये हो जाता है। तो वहाँ से भी मुझको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली उस कॉलेज से कि CNN IBN जो चैनल है वहाँ पे मैंने, नोएडा में उसका ऑफिस है, तो वहाँ पे मुझको 1 महीने इंटर्नशिप करने का मौका मिला एडिटोरियल डेस्क पे।
तो वहाँ पे गया, मैंने देखा थोड़ा सा अंदर से, थोड़ा सा ही उसका मुझको आइडिया लगा। हाँ, हम लोगों के लिए तो यार करामत है, आप कल हमारे स्टूडियो को चेक करिए आप। नहीं, स्टूडियो आपका बहुत अच्छा है, काफी। अच्छा, ये जो MSW है, जी। तो MSW करने के बाद नौकरी के भी चांसेस होते हैं क्या? क्योंकि बेसिकली तो आदमी पढ़ता है इसी के लिए कि कहीं अच्छी जॉब मिल जाए। जी। MSW के बाद बहुत अच्छा नौकरी के अच्छे खासे अवसर मिलते हैं। अब इसमें देखिए, MSW करने का जैसे अगर आप इंजीनियरिंग के लिए मेडिकल में बच्चे बहुत जा रहे हैं, मेडिकल का और इंजीनियरिंग का मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गया, ये ग्राउंड रियलिटी है, इसमें कोई दाग नहीं है। अगर आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है तो इंजीनियरिंग जाइए। अगर इंजीनियरिंग नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि दूसरे जो फील्ड्स हैं वो बंद हो गए हैं या दूसरे फील्ड्स में आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। अभी तो इतना आ गया है कि इसमें बहुत सारी नौकरियां। अब जैसे मैं बताऊं कि MSW के बाद आपको बहुत सारी नौकरियां ऐसी मिलती हैं जो NGOs में होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, फिर UN डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें अच्छा पैसा मिलता है, 50,000 60,000 पर मंथ की सैलरी होती है। तो अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं जी। तो इसमें नौकरी के बहुत सारे अवसर रहते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है MSW करने का कि जो मेरे कॉलेज में मैंने खुद देखा था कि जो लड़के सिविल सर्विसेज एस्पायर करते हैं करने के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए वो लोग MSW करते थे, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा ये सिखा दिया जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट कैसे चलता है, जो एक्चुअल काम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, कि डिस्ट्रिक्ट कैसे चलता है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं और उस पर क्रिटिकली आप कैसे सोच सकते हैं। वो 2 साल में ट्रेनिंग होती है। तो बहुत सारे मेरे बैच के ही कितने सारे जो सिर्फ इसलिए आए थे कि टेस्ट से हम पढ़ लेंगे, MSW कर लेंगे तो हमें हमारी आधी तैयारी। UPSC में आपने भी किसी NGO में काम किया क्या? जी। कौन सी? तो मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया था। तो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स की एक फाउंडेशन है, उसका और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक कंसोर्टियम होता है कि समझौता MOU होता है, जिसके तहत हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मैंने काम किया। उसमें मेरा काम ये होता था कि जो जिले का, मैं सिद्धार्थनगर में पोस्टेड था, यूपी में, गोरखपुर के आगे। जी। तो मेरा काम ये होता था कि मैं फील्ड पे जाता था, आंगनवाड़ियों से मिलता था और उनके सेंटर्स को देखता था, और उसमें जो कमियां मुझको लगती थी, जो चीज़ें सही करनी होती थी, वो चीज़ मैं DM को कन्वे करता था। हर हफ्ते हमारी DM से मीटिंग होती थी, मेरी और जो भी आंगनवाड़ी ICDS डिपार्टमेंट से होते थे अधिकारी, तो उनके साथ। तो मोटी मोटा कहने के लिए समझिए कि मैं उनको एक टेक्निकल एडवाइज़र की तरह मैं काम कर रहा था। तो ज़िले पे DM को सर ऐसे कर लीजिए, सर वैसे कर लीजिए, सर वहाँ पे थोड़ा सा अगर ये हो जाए, तो इस तरीके से हमारे काम होते थे। सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने का आपका कैसा तजुर्बा रहा, इस पे बात करेंगे आपसे फिर किसी दिन। लेकिन आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि IIT बम्बई में से आप PhD कर रहे हैं। जी। तो उसमें टॉपिक क्या है आपका और उसमें दाखिला कैसे मिला? जी। अभी फ़िलहाल तो वही जैसे आपने बताया कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ। तो मेरा टॉपिक है सोशल एंथ्रोपोलॉजी फील्ड में मैं कर रहा हूँ। और मेरा टॉपिक जो है वो चिकनकारी, जो चिकन की कढ़ाई होती है, तो उसमें जो वुमेन्स, वो औरतें उसमें बनाती हैं। तो बेसिकली मेरा उनका जो काम होता है, उनका लेबर और उनके वुमेन एम्पावरमेंट पे ही मेरा रिसर्च है। अभी ये रिसर्च ऑनगोइंग है, तो धीरे धीरे वो डेवलप कर रहा हूँ। तो ये एम्ब्रॉयडरी, क्या एम्ब्रॉयडरी तक ही आप लिमिटेड रह जाएंगे या इसको वीविंग में भी ले जाएंगे आप इस चीज़ को? अब इसको मैं है तो वही डिपार्टमेंट एक तरह से वही कहा जाएगा। जी, वीविंग में भी। तो मैं बेसिकली वो इसमें ये देख रहा हूँ कि कैसे वहाँ पे एक जो वर्क शेड में आके, जो कारखाने के रूप में आके वीविंग होने लगी है, एम्ब्रॉयडरी होने लगे, उससे जो उनके कारीगर हैं, जो चिकनकारी के जो कारीगर है, उन पे क्या असर पड़ रहा है, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो उनके काम का प्रॉफिट जो होता है वो कैसे उनको कम मिलता है। और वहीं पे आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके देखिए तो चिकन एम्ब्रॉयडरी की कई 100 करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री है, और एक एक सूट फॉरेन्स में, ऑस्ट्रेलिया में, US में वही सूट आपको मिलते हैं 4,000-5,000 डॉलर के, जिसकी बुनाई की कीमत यहाँ पे जो आर्टिशियन एक्चुअल में बनाते हैं 300-400 रुपये। तो ये जो इतना बड़ा गैप आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम तो बुनकरों की भी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी फील्ड को
और ब्रॉड करिए, और उससे उसमें जो आप एम्ब्रॉयडरी को देख रहे हैं, जी बल्कि चिकनकारी बल्कि शायद उसको बोलते हैं, तो उसमें वीविंग को भी ऐड करिए। जी। खैर ये आप इस पर गौर करिएगा, विचार करिएगा। इंशाल्लाह। नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआएं रही तो इंशाल्लाह इस पे भी काम करूंगा, इस पे भी रिसर्च। अच्छा, टाटा इंस्टीट्यूट ने आपको शिकागो भेजा था किसी ट्रेनिंग के लिए, क्या थे टॉपिक? तो टाटा इंस्टीट्यूट में देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा मैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो एस्पायर कर रहे हैं जी, उनको मैं एक चीज़ ये कहना, मैसेज देना चाहूँगा कि आप अच्छे कॉलेज में जाइए। फील्ड उतना मैटर नहीं करता है, आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, आपके अंदर वो चीज़ें ऐसी काबिलियत डाल देंगे, थोड़ा सा उसके पहले मेहनत करिए। तो अब जैसे टाटा इंस्टीट्यूट है, तो उनका क्या होता है कि वहाँ पे शिकागो भेजा गया मुझको, तो वहाँ पे हमको इसलिए भेजा गया कि आप जाके वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वहाँ के जो सिटी है वो कैसे चलती है, क्योंकि सोशल वर्क हम लोग कर रहे हैं, ज़िले को कैसे चलाना है, डिस्ट्रिक्ट को कैसे चलता है वो देखने। तो वो एक एक्सपीरियंस के तौर पे हमको भेजा गया वहाँ पे कि आप वहाँ का यूएस का कल्चर देखिए, वहाँ पे कॉलेज में पढ़िए। एक महीने का था। 1 महीने का था जी, 1 महीने का था। तो वहाँ पे पढ़ना है, वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे वो लोग चीज़ें कैसे करते हैं, कैसे उनके देश चलते हैं, कैसे उनके ज़िले चलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे। क्या फ़र्क पाया आपने? फ़र्क तो देखिए, जो सबसे बड़ा एक फ़र्क ये है कि वहाँ पे चीज़ों के जो सिस्टम है ना, वो काफ़ी डेवलप है। कहने का मतलब ये कि तकनीक काफ़ी डेवलप है। तकनीक उनके पास काफ़ी सारी है। दूसरी चीज़, उनके पास पैसे बहुत हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा फंड्स एलोकेट करते हैं। और इन सब चीज़ों को करने के लिए वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है, जिससे कि ये एक, जो मैं फील्ड में जब काम कर रहा था तब ये मुझको एहसास हुआ कि चूँकि थोड़ा हमारे वहाँ लिटरेसी रेट जैसे गांव में उतना कम नहीं होता है, तो चीज़ों को करवाने में, समझाने में थोड़ा मेहनत और लगती है, जो वो मेहनत वहाँ पे नहीं लगती। वहाँ पे एक फॉर्म भेजना है, कोई मान लीजिए इन्फॉर्मेशन मंगानी होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट से इन्फॉर्मेशन बनानी, उनका अपना एक इंटरनेट पे ग्रुप बना है, वहाँ पे डाल देते हैं, शाम तक लोग उसको भेज देते हैं इन्फॉर्मेशन। वही इन्फॉर्मेशन मसलन हमें यहाँ पे इकट्ठा करनी हो तो हमें 1 महीने का वक्त लगता है। कोई कनेक्टेड नहीं है, कोई आपका, उनको पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन, जानकारी मांगी जा रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे आपने सेमी गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ भी काम किया और वहाँ भी जाके 1 महीने 2 महीने काम किया, शिकागो में भी। जी जी। तो जो ऑफिस का कल्चर है, वो यहाँ के ऑफिस कल्चर में और वहाँ के ऑफिस कल्चर में क्या फ़र्क है? सवाल का जवाब तो बेबाकी से देना पड़ेगा। आप ये मत सोचें कि अपने देश का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई कमी हो तो ना बताएं। जो कमियां, अगर हमारी कुछ कमियां हैं तो उसे भी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, कमियां नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा अपना नजरिया जैसे है। मेरा कहना ये नहीं कि भ्रष्टाचार जैसे यहाँ ऑफिस में घुसा हुआ है, क्या वहाँ भी है ये चीज़? उसके लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए वहाँ पे रह के देखने के लिए, तो मैं कुछ नहीं, 1 महीने में कुछ तो लगा होगा कि वहाँ ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। 1 महीने में कुछ तो मेरे देखने में ऐसा कुछ देखने में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। यानी एक बड़ा रीज़न है हमारे पिछड़ेपन का, ये मानते हैं आप? हाँ। अच्छा, इसमें जैसे आप MSW में कोई स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या? जी, MSW करने के बाद भी स्कॉलरशिप मिलती है और MSW के लिए भी स्कॉलरशिप मिलती हैं, मगर MSW एक ज़्यादा पैसे इंटेंसिव कोर्स नहीं है। आप अगर अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, आपको फीस की टेंशन नहीं करनी है। आप काउंसलिंग के जाएंगे, उससे पहले आपके पास बैंक्स रहेंगे जो आपको एजुकेशन लोन देने को तैयार हैं। अच्छे कॉलेज में जाने का ये फ़ायदा, वो अब जॉब लगेगी, अब पे कर देंगे। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जिन्होंने, जो इतने सक्षम नहीं थे कि वो, तो उन्होंने लोन लिया और 1 साल 1.5 साल नौकरी करके वो लोन भी चुका दिया और अभी अब अपना, तो वो स्कॉलरशिप। दूसरी चीज़ ये कि इस फील्ड में, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ में स्कॉलरशिप बहुत आती है कि अगर कोई PhD करना चाहता है बाहर से, तो जैसे अगर गैर मुल्क से कोई PhD करना चाहता हो तो जी, तो अगर कोई गैर मुल्क से PhD करना चाहता हो तो उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे टॉफल होता है, GRE होता है, फिर डैड स्कॉलरशिप होती है। तो इस तरीके की बहुत अलग अलग सी स्कॉलरशिप होती हैं जिसको वो हमेशा आती रहती हैं। आप उनको लिखिए, उनको अपीयर करिए वहाँ पे। तो थोड़ा सा उन स्कॉलरशिप्स के बारे में जो यहाँ बच्चे रह के हासिल कर सकते हो, थोड़ा जानकारी दीजिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनका भी ख्वाब पूरा हो। जी, अब जैसे एक, अभी तो फिलहाल मेरे दिमाग में वो आगा खान फाउंडेशन है या एक अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है। इन फाउंडेशन से भी ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। उनकी वेबसाइट पे स्कॉलरशिप का सेक्शन होता है, तो वहाँ पे आपको जाके एलिजिबिलिटी चेक करना होता है। तो एलिजिबिलिटी में अमूमन फैमिली, अब पहले तो बच्चे का पढ़ाई करियर कैसा रहा कि वो उसको फंड करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर थोड़ा फैमिली के बारे में बताते हैं,
वो एप्लीकेशन आप अप्लाई करते तो बहुत सारे बच्चों को वो स्कॉलरशिप वहाँ से मिलती है। ग्रेजुएशन के लिए मिलती है, मास्टर्स के लिए मिलती है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गया आपका ये बिल गेट्स वाले फाउंडेशन से मिलती है? नहीं, बिल गेट्स फाउंडेशन से नहीं स्कॉलरशिप, वो अभी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप। अच्छा, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया? जी। कब किया? 2019 जून में। तो पीएचडी में एडमिशन जेआरएफ की बुनियाद पे हुआ है या आपने जो मास्टर किया था उसके बुनियाद पे? मेरे मास्टर्स की बुनियाद पे अच्छा। मेरे पीएचडी के दौरान मेरा जेआरएफ क्वालिफाई। अच्छा, पीएचडी पहले शुरू हो गया था? हाँ, एमफिल मेरा। तो स्कॉलरशिप भी मेरे ख्याल से जेआरएफ वाली नहीं मिल रही होगी? हाँ, अभी मुझे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल रही है, तो जेआरएफ वाली अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो कॉलेज की स्कॉलरशिप मिलती है। तो मऊ में आप इतनी जगहों पे गए, इतना पढ़े, तो मऊ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ पैगाम ऐसा दीजिए जो मुफीद हो। हाँ, जो मेरे छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको एक चीज़ ये कहूँगा कि आप इसको, पहली चीज़ कि इंजीनियरिंग मेडिकल आखिरी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी फील्ड है। फिल्म मेकिंग हो गया, जर्नलिज्म हो गया, ऑनलाइन कंटेंट जो बनाए जाते हैं उसमें बहुत सारी फील्ड है। आप अगर वीडियो एडिटिंग सीख जाते हैं, आप बॉम्बे आइए, दिल्ली जाइए, अब इतनी जगह जाइए, आपको सोने की मौका नहीं मिलेगा, आपको इतना काम मिलेगा उस फील्ड में, वीडियो एडिटिंग में। तो इस तरीके से बहुत सारी दूसरी मतलब बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा इंग्लिश को, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, इंग्लिश को थोड़ा और सीरियसली लीजिए, ना सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे, पर एक लैंग्वेज को सीखने के, जुबान के तौर पे उसको, क्योंकि इंग्लिश आपकी बेहतर होगी तो सोशल साइंस फील्ड में आपका बहुत बहुत प्रोग्रेस करोगे, बहुत स्कोप है। और उसमें जो एक मेरे अब्बू जो मुझको करवाते थे बचपन में, लिटरली वो मुझे बोलते थे करने के लिए, और वो चेक भी करते थे, वो ये कि मुझे अपने दिन को, मेरा दिन कैसा गुजरा, उसे एक पैराग्राफ में या एक पेज में, टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश है, उस लैंग्वेज में मुझे अपने दिन को लिखना है। इससे मैटर नहीं है कि मैंने इसमें क्या लिखा है, पर वो एक लिखने की हैबिट, तो वो एक होता है कि हम सोचने का तरीका डेवलप करते हैं उस भाषा में, तो वो चीज़ बहुत रहती है। और एक और सलाह जो मैं पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जो मतलब मेरा अपना, कि जो मैंने अपने तजुर्बे से जो मुझको अभी तक समझ में आया थोड़ा बहुत पढ़ने के बारे में और कैसे, तो जैसे पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स ये ना समझें कि बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, उसकी फ़ीस दे दी, वहीं पे काम ख़त्म। नहीं, वहाँ पे तो आपका काम शुरू होता है। आप बच्चे के पीटीएम जो होते हैं, पेरेंट्स टीचर मीट होते हैं, आप उसमें उनके इन्वॉल्व होइए, आप उनसे बात करिए। भले आपको नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, पर जब आप उनसे पूछते हैं, जैसे मेरे अब्बू जब मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ, भले उनको पता, मुझे नहीं पता उन्हें समझ आता था कि नहीं आता था, पर एक थोड़ा सा होता था कि कोई पूछने वाला है, मेरी स्टडीज़ को जवाबदेही, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती थी। तो वो थोड़ा सा बच्चे की स्टडीज़ में आप इन्वॉल्व होइए। सिर्फ माँ नहीं, माँ तो बहुत इन्वॉल्व होती हैं, पर जो फादर्स स्पेसिफिकली हैं वो भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हैं। उनसे टीचर से मिलें, महीने में एक ही बार स्कूल जाके उनके क्लास टीचर से मिल लें, कैजुअली मिल लें, आप बाज़ार में मिल लें, मेरा बेटा कैसा पहला, तो उससे बच्चे को, हम लोगों को, बच्चों को, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। फ़हीम साहब को आप सुन रहे थे। फ़हीम ने काफ़ी बेबाकी से बात किया है, और मेरे ख़्याल से मुझे लगा नहीं कि अभी कह रहे हैं कि पहली बार इंटरव्यू का मेरा तजुर्बा है, लेकिन इनके बातचीत करने से मुझे लगा नहीं कि ये पहला इनका तजुर्बा है। आपने जो सबसे अहम बात कही है, जो एक मैसेज दिया है, तो उसमें मैसेज आपने यही दिया है आज की पूरी गुफ्तगू में कि लोगों को, बच्चों को अपनी अंग्रेज़ी पे बहुत फोकस करना चाहिए, और अंग्रेज़ी एज ए ज़ुबान, एज ए लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आपकी अंग्रेज़ी जब अच्छी होगी तो आपको किसी भी फील्ड में जाने में दिक्कत नहीं होगी, और आपकी पूछ बनी रहेगी। फ़हीम बेसिकली तो एक बिजनेसमैन है, और बहुत बाप दादा से बड़ा बिज़नेस इन लोगों का रहा है, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी साइड चेंज की है, बिज़नेस से हट के कुछ करना चाहते हैं। तो हमारी नेक तमन्नाएं फ़हीम के लिए हैं कि आने वाले दिनों में आप कुछ करिए और मऊ का नाम रोशन करिए। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ़हीम का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को मंजिल के नाम से जो एपिसोड हमने शुरू किया है, 5वां आज एपिसोड है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक या फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी बात से मैं अरशद जमाल, बहुत बहुत शुक्रिया।